हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री। 12th का फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसको बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो बुक चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसके अंदर अनदर कुछ एनर्जी का चेंज होता है ना, उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। देखो थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। तो हीट सप्लाई करने के बाद जो चेंज होगा उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं डेली लाइफ में। तो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो लिक्विड से वेपर बनता है तो क्या करते हैं, जिसको हीट करते हैं ना, तभी गैस बनता है, बराबर है ना। तो हीट सप्लाई करने के बाद वो स्टेट अपना चेंज कर रहा है। दूसरा क्या है, अगर सॉलिड आइस इनटू लिक्विड बन रहा है तो क्या होता है उसमें, सॉलिड आइस से अगर लिक्विड बन रहा है तो ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, हीट को, तभी वो कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट देखो बर्निंग ऑफ कार्बन। अगर कार्बन को बर्न करोगे तो इसको भी जलाना पड़ता है ना, आग देना पड़ता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो सब हीट ट्रांसफर्ड है, ठीक है। उसी तरह से बैटरी के अंदर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इन ड्राई सेल एसी का रिमोट हो गया, फोन के अंदर रिएक्शन हो गया ना बैटरी का, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इन ड्राई सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, एक जैसे मान लो ये टीन है, इसके ऊपर कॉपर का लेयरिंग डालना है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं ना, ठीक है। तो लिख लो ये भी, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड into chemical energy, ठीक है। This way we realize that energy can be transferred from one form to another। तो इससे क्या पता चलता है, एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो लिख लो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म from one form into another form, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं या एनर्जी चेंज भी बोलते हैं। तो अगर प्रॉपर डिफिनेशन बताऊं थर्मोडायनेमिक्स का, तो इसको लिख लो चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्मो dynamics is concerned with energy change in physical and chemical transformation। ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे इसके अंदर टर्म्स पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे एंड सराउंडिंग, जो थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट आता है,
ठीक है, तो देखो ये पूरा यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए लेते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ये हो गया सिस्टम, ठीक है। इसके बाहर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो एक सिस्टम है ना, बोर्ड लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, लाइट है, एसी है, बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है ना। तो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में, तो इसको सिस्टम बोलते हैं। इसके बाहर की दुनिया को क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्स। समझा ना? तो ये होता है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। तो जो हम लोग स्टडी के लिए लेंगे उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको डिफाइन करूं सिस्टम को तो लिख लो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक कंडीशन, अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। और उसकी बाहर की दुनिया को क्या बोलते हैं? जी सराउंडिंग, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है तुम्हारा? सराउंडिंग का डिफिनेशन, अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स outside the system, outside the system, such as cylinder, room and other things is called surrounding or surrounding, ठीक है। तो इसमें और थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। जैसे सिस्टम के अंदर तुम वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, जैसे स्टडी ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड amount of energy released or gained by a gas when pressure is applied, when pressure is varied by putting certain mass, ठीक है, ऑन पिस्टन, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो इन दिस केस गैस अंडर स्टडी is called system। चलो टाइप्स ऑफ सिस्टम बहुत सिंपल है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो अपने को थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले तो टाइप्स पढ़ लो, कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी और मास का ही बात करते हैं, ठीक है। तो उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कॉफी तुम्हारी मम्मी लेकर आई 100 ml, ठीक है ना, ठीक है। मम्मी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं थी, उन्होंने ये कवर किया नहीं, ठीक है ना। तो बताओ तुम 10 मिनट के बाद उठोगे तो वो 100 ml थोड़ी रहेगा, और टेम्परेचर उस टाइम उसका कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस हॉट कॉफी का, ठीक है ना। तो मम्मी पढ़ी नहीं थी थर्मोडायनेमिक्स, तो तुम्हारा टेम्परेचर हो गया रूम टेम्परेचर के बराबर, और 100 ml से मान लो तुम्हारा वॉल्यूम हो गया 80 ml। क्यों होगा? क्योंकि इवोपरेट हो जाएगा ना जी, इवोपरेट हो गया, चला गया ऊपर,
और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर सराउंडिंग में चला गया ना, तो सिस्टम में से तुम्हारा एनर्जी कहाँ एक्सचेंज हुआ, सराउंडिंग में, बराबर ना, दोनों वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो लिख लो अ सिस्टम, अगर डेफिनेशन पूछेगा तो विच एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर with surrounding is called open system। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी उसी तरह से देखो नेक्स्ट क्लोज सिस्टम है। अभी मामू मान लो मम्मी थोड़ी बहुत थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है और वो क्या करती है, अभी गुड कंडक्टर से लाके उसको ढकती है। गुड कंडक्टर बोले तो जिसमें से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्लोज सिस्टम। ठीक है, अभी मम्मी को मैं थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया था, वो ठंडा हो गया था कॉफी तो वॉल्यूम था 100 ml। ठीक है, लेकिन वो मम्मी जो है ना अच्छे से सुनी नहीं मेरी बात, तो गुड कंडक्टर ला के रख दिया ऊपर कोई प्लेट। तो टेम्परेचर तो T1 100 डिग्री सेल्सियस था, तो ढकने के बाद भी टेम्परेचर कम हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉपलेट बन के इवेपोरेट होता है ना प्लेट के ऊपर, तो वॉल्यूम अभी भी कितना था 100 ml। ठीक है ना, लेकिन चाय ठंडी होगी, कॉफी तुम्हारा, समझा। तो इसमें क्या एक्सचेंज होगा, एनर्जी, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो लिख लो इसका डिफिनेशन क्लोज सिस्टम का, अ सिस्टम दैट exchange energy and not matter surrounding is called a closed system। ठीक है, डे 1 में ओपन सिस्टम था, डे 2 में क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से उनको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, बोला कि इंसुलेटर ला के रखना जिसमें से एनर्जी मैटर दोनों न जाए। अभी अच्छे से बात सुनी, ठीक है, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी कुछ एक्सचेंज नहीं होगा। पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, वॉल्यूम 100 ml था, अभी भी सेकंड कंडीशन में भी सेम रहेगा। T1 का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम 100 ml। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं होता, डजंट अलाउ एक्सचेंज ऑफ आइदर एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग। इसका डिफिनेशन लिख लो, द सिस्टम that does not allow exchange of either energy or matter with surrounding। is an isolated system। ठीक है, लिख। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम।
तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जैसे मास हो गया 10 ग्राम राइस, ठीक है, 100 ग्राम राइस, तो मास ज्यादा कम हो सकता है ना, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। लेकिन ये मान लो ये कांच है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा सा कांच का लो या बड़ा कांच का लो, सेम ही रहेगा ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे ये रूम टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही तुम्हारे पास भी है ना, समझा, एक सिस्टम के अंदर, तो इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। समझा, एक्सटेंसिव मतलब मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका पहले डिफिनेशन लिख लो, a property which depend on amount of matter present in a system is called an एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा जी, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समझा। देखो, छोटे से रूम का मास वॉल्यूम कम होगा, बड़े रूम का ज्यादा होगा, 10 केजी राइस, 20 केजी राइस, 100 किलो राइस, 1 क्विंटल। इंटरनल एनर्जी भी वही होता है, ये छोटा सा पेन का स्ट्रक्चर अलग होगा ना, और पूरा का अलग है, उसको इंटरनल एनर्जी। हीट कैपेसिटी, छोटे से पार्टिकल को हीट करने में कम एनर्जी लगेगा, बड़े को हीट करेंगे ज्यादा एनर्जी लगेगा, वही है। नंबर ऑफ मोल्स, इतना सा कट करके लूंगा तो इसमें मोल्स कम होंगे ना, ज्यादा लगे तो ज्यादा मोल्स होगा, तो सब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल याद रखना, ये आता है जेईई मेंस, सीईटी, नीट सब में, 11 12 सब में, समझा ना। अभी नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव ना, अभी एक्सटेंसिव हो गया, तो नेक्स्ट है इंटेंसिव। नाम से भी पता चलता है इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखो, आ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ amount of matter in a system is called intensive property. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या आएगा, प्रेशर। ठीक है, रूम टेम्परेचर का जो ये रूम का जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक है मान लो, तो तुम्हारे पास भी सेम लग रहा होगा ना, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर अभी तो एक्सप्लेन कर दिया था, टेम्परेचर। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा। दूसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो फ्लो होता है लेयर के थ्रू, उसका प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मान लो वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 1 लीटर पानी लो, 2 लीटर लो, 100 लीटर लो, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका पे डिपेंड करता है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक हीट, ये आपका सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल, देख लो फिर आगे बताता हूँ। अभी पढ़ेंगे हम लोग स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बोले तो
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फंक्शन। ठीक है, A certain amount of gas is enclosed in a cylinder fitted with movable piston। तो इसका डायग्राम दिया है। हाँ, तो देखो मान लो ये कंडीशन है आपका फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दिया है। ठीक है, इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले गया। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2, नंबर ऑफ मोल्स हो गया N। तो ये आपका चेंज इन वेरिएबल देता है, चेंजेस इन वेरिएबल। ठीक है, तो स्टेट चेंज हो रहा है ना। वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो इसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। बराबर है। तो देखो तो इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ। स्टेट फंक्शन मतलब चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल दिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें गैस को फिल किया है, तो उस टाइम प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है। ठीक है ना, तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गया, तो प्रेशर P2 हो गया, V2, T2 और नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो ये फाइनल स्टेट अलग है ना इनिशियल स्टेट से, इसको हम लोग चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वॉल्यूम ले लो 1 लीटर था, टेम्परेचर था 300 डिग्री सेल्सियस, तो तीनों चेंज कर दिया मान लो। ठीक है, तो P2 कर दिया तुम्हारा 2 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और वॉल्यूम कम हो जाएगा ना इनवर्सली रिलेटेड, तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। टेम्परेचर कुछ नहीं रखा हूँ, तो चेंज हो गया ना 2। ठीक है, P1 V1 चेंज हो गया, इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लो, द प्रॉपर्टी which depend on a state of a system and independent of a path। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फॉलोड टू attend it is called state function। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझो, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो ये मान लो प्रेशर P1 V1 से P2 V2 पे जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, लिखो मत। तो ये पाथ 1 हो गया, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, पार्ट 2 पार्ट 3। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम जो है सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर नहीं। 1 से गया, 2 से गया, 3 से गया, ये आपका पाथ है ना, और ये स्टेट है, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे समझो कि मुंबई से पुणे जा रहा हूँ, तो बाई रोड भी जा सकता हूँ, बाई ट्रेन भी जा सकता हूँ, बाई प्लेन भी जा सकता हूँ, तो 3 पाथ है ना, लेकिन अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स है, पुणे मुंबई, समझा ना। तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं, समझा। तो ये स्टेट फंक्शन हो गया। अभी मैं बताता हूँ पाथ फंक्शन, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो इसका पहले डिफिनेशन लिख लो, फिर बताता हूँ। द प्रॉपर्टीज which depend on path are called
पाथ फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है जी, वर्क को W से लिखते हैं, हीट को Q से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, लिखो मतलब ये, अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम ऐसे चेंज हुआ, ये P1 V1 और ये P2 V2 है, तो तुम खुद ही बताएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इतने को हीट करना है। ठीक है, दूसरा ग्राफ है ऐसे, इतने को हीट करना है, प्रेशर वॉल्यूम P2 V2, और तीसरा ग्राफ है, तीसरा पाथ क्या है तुम्हारा, ऐसे। ये पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। ठीक है ना, 3 पाथ है। तो बताओ किसमें ज्यादा वर्क डन होगा, किसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा किसका लग रहा है, सबसे ज्यादा एरिया इसका है ना भैया, ये तो स्टेट मारा है, सबसे कम एरिया इसका है, उसके बाद इसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा, थर्ड को, फिर 1 को, फिर 2 को, सबसे कम 2 को ना। तो ये पाथ फंक्शन है, समझा ना। तो हीट सप्लाई करेंगे या वर्क डन करेंगे तो देख सकते हो एरिया पता चल रहा है ना, तो एरिया जो होता है वर्क डन देता है, तो सबसे ज्यादा एरिया इसका है, तो ये पाथ फंक्शन हो गया ना, समझा, ऐसे भी प्रूफ कर सकता हूँ मैं। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बता दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी, बहुत सिंपल है, ये आपका है सिस्टम, बराबर है, इसका इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी, मतलब अभी से हमने को डेल्टा यू को इंटरनल एनर्जी बोलना है। ठीक है ना, यहाँ से हीट सप्लाई करते हैं प्लस क्यू मतलब हीट है, तो ये वर्क करेगा W मतलब क्या है जी, वर्क, बराबर ना। तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या था, डेल्टा यू, हीट सप्लाई करने के बाद ये चेंज आया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो बचपन से पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, बराबर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed is called law of conservation of energy। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सॉरी, पहले एनर्जी तुम्हारा क्या था, इनिशियल एनर्जी, तो इसमें क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा जी, फाइनल एनर्जी ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इनिशियल एनर्जी क्या था, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू था ना, देखो सिस्टम का कुछ भी नहीं था, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि हीट सप्लाई किया, वर्क वही किया ना, जो अप्लाई करने के बाद जो आएगा, तो ये इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट, डब्ल्यू क्या है, वर्क। ये पॉइंट याद रखना। और देखो वर्क जो होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, ये कहां से है वो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। बचपन से हम लोग वर्क क्या पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ठीक है, तो अगर मान लो ये आपका पिस्टन है,
इसके ऊपर, तो ये मान लो V1 से इसको प्रेस करके V2 तक लेके आया नो, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है P। तो वर्क को क्या लिख सकते हैं जी, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया आएगा, आएगा क्या, समझा ना, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है एरिया ए पे। तो एफ के जगह पे क्या लिख सकता हूं, पी इंटू ए लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। तभी देखो यहाँ पे पी को पी एक्सटर्नल लेना है और इसको वॉल्यूम ले सकते हैं, ऋषिका समझा क्या, वॉल्यूम। तो ये पी एक्सटर्नल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फाइनल वाला छोटा है ना, छोटा वाले से बड़ा को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा ना, तो इसलिए ऑलरेडी एक माइनस लगा देते हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव में आए। याद है, समझा। तो इसी को मॉडिफाई करके W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V लिख देता हूँ, ये डेल्टा V है। तो देखो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, आइसोथर्मल वर्क डन है, आइसोथर्मल वर्क डन, ठीक है। तो इसके जगह पे फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज आएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, समझा। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ो, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे फिर भी उसका ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका डिफिनेशन ले लो, अ सिस्टम इज said to be in thermodynamic equilibrium, ठीक है, when its state functions do not vary with time is called thermodynamic equilibrium, ठीक है। टाइम के अनुसार चेंज नहीं होगा उसका स्टेट फंक्शन, is called thermodynamic equilibrium। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोसेस। तो ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, a transition from one equilibrium state to another is called a process, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स क्या होता है जी, आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मो मीन्स होता है हीट, ठीक है ना। हीट मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर सेम टेम्परेचर रहेगा प्रोसेस में, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, समझा ना। एक सिस्टम है तो यहाँ पे टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है,
जब दूसरी कंडीशन पे भी जाऊंगा तो 300 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर सेम है ना, समझा क्या? तो इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम remains constant throughout the transformation is called thermodynamic isothermal process। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम से सराउंडिंग में प्रोसेस हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लिख लो, इन सच अ प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग and vice versa, so as to keep the temperature constant, and vice versa, so as to keep temperature constant। ठीक है, तो हीट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी 0 होता है। ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज आएगा बताओ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, तो इसमें ये 0 हो जाता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब जो वर्क डन होगा वो माइनस क्यू के बराबर होगा। किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। समझा क्या क्या चेंजेज आया? इसलिए पहले क्या पढ़ा है मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 0 होगा आइसोथर्मल में, तो वह हीट के बराबर होगा, माइनस क्यू के बराबर। समझा ना? कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस, सेम टेम्परेचर में। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड में क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मीन्स क्या होता है जी, अभी पढ़ाया, सेम। बैरिक मीन्स प्रेशर। अगर प्रेशर सेम होगा जी तो उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बस मॉडिफिकेशन है, डेल्टा पी का वैल्यू 0 होता है। तो प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस इन विच pressure remains constant, pressure remains constant during transformation, ठीक है। इन लेबोरेटरी केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उस टाइम डेल्टा पी का वैल्यू क्या होता है? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज आएगा जी? क्या है फॉर्मूला? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ना, तो डब्ल्यू पे जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यही फॉर्मूला रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड में है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसो मीन्स होता है सेम, वॉल्यूम मीन्स चेंज, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन लिखना तो लिख लो। इट इज अ प्रोसेस during
which volume of system remains constant during transformation. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन carried out in closed container is isochoric process. ठीक है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या आएगा जी? 0, लिख लो यहाँ पर।